नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेके हैं प्राचीन इतिहास का 8वां भाग, जो कि है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य में हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो श्री गुप्त है जो, उनको गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुप्तों का राज दरबार की भाषा क्या थी। तो गुप्तों का जो राज दरबार था उसकी भाषा कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के कौन सा सिक्का जारी किया गया था। तो रूपक में जो वो चांदी का सिक्का जारी किया गया था गुप्त काल में। नेक्स्ट है, किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता। तो गुप्त राजवंशों का जो है सिक्कों से वो संगीत के प्रति उनका प्यार का पता चलता है, उनके प्रेम का पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या के सिक्के किसमें जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के जारी किए गए थे। किस राजवंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य को है जो, वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है। तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ है। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं। तो अजंता में देखे जा सकते हैं, अजंता की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश कला और वास्तुकला के रूप में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो पाटलिपुत्र को प्राप्त किया था। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त शक की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं, जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इलाहाबाद का स्तंभ जो, उस पर उसकी उपलब्धियां जो है दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की है। तो हरिसेना ने की है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चीन यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट बात करते हैं, कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। बराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है। तो खगोल विज्ञान से संबंधित है बराहमिहिर का पंच सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, वे कौन थे। तो वे आर्यभट्ट थे। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा का देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो धन्वंतरी को सम्मानित किया गया। कौन सा साहित्य कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो मेघदूतम है। किस गुप्त राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो स्कंदगुप्त ने रोका था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है गुप्त काल के बाद में। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिहार में स्थित है। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया है। तो विष्णु शर्मा ने किया। कौन एक गुप्त शासक था। तो विक्रमादित्य है जो, वो एक गुप्त शासक था। बात करते हैं, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास की कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम,
विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम, ये पुस्तकें कालिदास ने लिखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं, तो कालिदास हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, तो अर्थशास्त्र के रूप में श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले पीआई के मान की गणना किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बृहद संहिता लिखी है। कौटिल्य कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन, कौटिल्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नंबर 39 की, जो कि है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। कौन राजा है जो वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे, तो हरिसेना जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं मेघदूतम के लेखक। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कौन थे, तो कौटिल्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुमार गुप्त ने शुरू किया था नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि महाविहार का निर्माण। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था, तो समुद्रगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था, तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा था। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था, तो सूरदास हैं जो वो नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी, तो टीन है जो वो निर्यात योग्य नहीं थी। सुल्तानगंज यानी कि बिहार में भागलपुर के पास, इसमें खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है, तो गुप्त काल की प्रतिमा है। ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुटका और कुटाका गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो बीज गणित को संदर्भित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कुटाका और कुटाका गणिता शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो कहाँ है, तो वो देवगढ़ में है। गुप्त शासकों ने किस नाम का एक जुर्माना लगाया था, जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था, यानी कि हल पर टैक्स था, तो वो था हलीवा कर यानी कि हलीवा टैक्स। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।